नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के राजधानी लखनऊ की, जहां पर दो प्रेमियों ने मिलकर एक प्रेमिका को अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। फिर उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर रख दिया और तब तक वहां खड़े रहे जब तक ट्रेन ने उस प्रेमिका के सिर के दो टुकड़े नहीं कर दिए। उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। ये सब पूरी साजिश ये प्रेमी और इसके दोस्त मिलकर इसलिए रचते हैं ताकि सबको लगे प्रेमिका ने खुद ही रेलवे ट्रैक के नीचे आई होगी और उससे उसकी मौत हो गई। लेकिन जब युवती के घर वालों ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की गुहार पुलिस से लगाई और लखनऊ पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच की, तो इन हत्यारों का सच पुलिस के सामने आ गया। वहीं पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें जो लड़की है जिसका नाम शीतल है, वो एक सफारी गाड़ी में बैठती हुई दिखती है जिसमें कुछ युवक भी दिखते हैं। और जिसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई और आखिरकार 13 जनवरी को हुई इस हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया और 4 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 जो हैं मुख्य अपराधी हैं, जिनमें 2 जो हैं एक प्रेमी, पहला प्रेमी और एक दूसरा प्रेमी, तो उसके साथी इस हत्याकांड में साथ देने वाले। वहीं अभी एक और साथी इनका फरार चल रहा है। कुल 5 लोगों ने मिलकर उस 16 साल की युवती को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की। तब सबसे बड़ा पुलिस का सवाल था कि आखिर इन 5 युवकों ने इस युवती को मारा तो मारा क्यों। और जब ये सब पकड़े गए, जो मुख्य आरोपी था, जो पहला प्रेमी था और जो दूसरा प्रेमी था, जब उनसे पूछताछ हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिया। पता चला ये प्रेम त्रिकोण की कहानी थी। पहला प्रेमी इस बात से नाराज था कि ये उसकी जो प्रेमिका थी वो उसे धोखा दे रही थी और उसके ही दोस्त के साथ जो है वो बातचीत करती थी, जिसके बाद दोनों दोस्त एक हो जाते हैं और इस लड़की को सबक सिखाने के लिए, इससे बदला लेने के लिए सब पांचों मिलकर एक प्लान बनाते और इसको मौत के घाट उतार देते। कैसे क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ, कैसे इनका खुलासा हुआ और किस तरह से, किस बेदर्दी से इन्होंने इस शीतल की हत्या की, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। साथ ही वो सीसीटीवी कैमरा भी दिखाएंगे जिसमें शीतल इनकी गाड़ी में बैठती है और इस दौरान वो ध्यान नहीं देती कि इनकी गाड़ी में टोटल कितने लोग बैठे होते हैं। और ये खबर उन लड़कियों के लिए भी एक सबक है जो अभी 16-17 साल की उम्र है और जिनको लगता है दुनिया में जिससे वो बात कर रही वो बहुत अच्छा है और वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कम उम्र का प्यार अक्सर जो होता है, जब उसकी सच्चाई सामने आती है तब होश उड़ा देने वाला है। ये खबर उन माता पिताओं के लिए भी है जिनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे बच्चियां जो हैं, बेटा या बेटी जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। जो मोबाइल हम उन्हें दे देते हैं, उस मोबाइल की जांच भी समय समय पर करता रहना क्यों जरूरी है, इस खबर से आपको पता। चलिए पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताते हैं। इस खबर में जहां कहें दिल दहला देने वाले हत्याकांड की कहानी है, वहीं हम सब के लिए एक सबक है क्यों हमें अपने बच्चों का ध्यान अब इस समय और ज़्यादा गहनता से रखने की ज़रूरत है। नहीं तो इसी तरह जैसे ये लड़के सब अच्छे घर परिवार के लड़के हैं, कोई ऐसे ऐसे आलतू फालतू घरों के लड़के नहीं हैं, सब जिद, गुस्से और बदले की भावना के चलते हत्यारे बन गए। 5 युवक, एक अभी तक फरार चल रहा है, उसकी तलाश चल रही है, और वहीं एक 16 साल की लड़की की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। ये पूरा मामला जो है यूपी की राजधानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लखनऊ का है। लखनऊ के पारा कोतवाली क्षेत्र के डूडा कॉलोनी में जो है राज किशोर राय अपनी पत्नी पिंकी और 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम था शीतल। बताते हैं शीतल जो है 13 जनवरी को घर से शॉल ओढ़कर घूमने फिरने के लिए बाहर निकलती है। काफी देर तक नहीं लौटती है, तब इसके बाद परिजनों को जो है उसकी खोजबीन शुरू करते हैं। जो उसकी सहेली, जो उसके दोस्त जिनसे वो बातचीत करती थी, उन सब के घर पता करते हैं, लेकिन शीतल का कहीं कुछ नहीं पता चलता। शाम को अचानक शीतल इस तरह से लापता हो गई तो परिजनों के माथे पे पसीना आने लगे। उन्हें लगने लगा कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। काफी दिनों तक इधर उधर खोजने के बाद
कई तरह की शक शुबहें थी, जिसके चलते उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को नहीं दी। लेकिन 16 जनवरी को जो कहते हैं कि शीतल की मां पिंकी राय ने पारा थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी 16 साल की शीतल जो है शाम को 13 तारीख को घर से निकली और उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला। इस दौरान शीतल की मां और उसके पिता राजकिशोर ने एक युवक पर शक जताया। उन्होंने काकोरी के पठानखेड़ा में रहने वाले अंशु गौतम पर बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जब अब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती कि अंशु गौतम के ऊपर आप क्यों इतना शक जता रहे हो, तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा हमें लगता है कि अंशु गौतम और जो उनकी बेटी शीतल है उनके बीच में बातचीत होती थी, और ऐसा इसी वजह से हमको लग रहा है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी को बहला फुसला कर जो है अंशु गौतम अपने साथ लेकर चला गया। पुलिस समझ चुकी थी कि माँ बाप दरअसल कहना क्या चाहते। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। अब हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिससे पुलिस को बड़े ही जो कहें अहम सबूत मिले, जिनसे पुलिस को इस केस को सुलझाने में मदद मिली। वो सीसीटीवी कैमरा ये है। इस सीसीटीवी कैमरे में आप देखेंगे एक सफारी गाड़ी आके यहाँ पर रुकती है, जो इसका पारा थाना पारा कोतवाली क्षेत्र है, और ये जो गांव है डूडा कॉलोनी, इस कॉलोनी के पास आके ये मेन रोड पर गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी से आपको देखो सबसे पहले आगे की सीट से एक लड़का निकलता है, और वो पीछे आकर पीछे वाली सीट जो सफारी 7 सीटर होती है, पीछे सीट पर 3 लड़के बैठे रहते हैं। इसके बाद ये पीछे की सीट का गेट खोलता है, और देखिए पीछे भी लड़के बैठे हुए हैं, और इसकी सीट के खोलकर दरवाजा खोलकर जो है ये जो सफ़ेद वाला लड़का था, सफ़ेद शर्ट पहने हुए था, वो भी इसके अंदर बैठ जाता है और बंद कर लेता है। उस समय आप अगर सीसीटीवी फुटेज का आपको टाइम दिख रहा हो तो 7:04 हो रहे थे, और इसी टाइम जो है जो राजकिशोर जो पिता हैं और माँ पिंकी हैं, उनका कहना था शाम 7 बजे के करीब ही बेटियां जो थी वो घर से ऐसे घूमने टहलने के बहाने निकली थी। अब ये सीसीटीवी देखिए, ये पिंकी आई, माफ करना शीतल, तौल ओढ़े हुए शीतल आई। इस दौरान इसके हाथ में फोन है। अब ये फोन मिलाकर जो है किसी से बात कर रही है। फोन पे बात करते करते शीतल सीधे इस सफारी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ती है, और गाड़ी का आगे का सीट का दरवाजा खोलती है, और उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। समय हो रहा था 7:18। कुछ सेकंड तक गाड़ी खड़ी रहती है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है और यहां से चली जाती है। इस गाड़ी के बैठने के बाद ही शीतल का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद पुलिस को जब ये सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करती है, गाड़ी का नंबर का पता लगाती है, तो पता चलता है कि माँ बाप ने जिसके ऊपर शक जताया था अंशु गौतम, उसका इस केस से कुछ बहुत वाकई में तगड़ा जुड़ाव है। पुलिस ने पड़ताल में सामने आया कि अंशु ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शीतल को अपनी गाड़ी में बिठाया था और फिर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में अंशु ने बताया करीब 6 माह पहले, अब जब इनको पकड़ा गया, तगड़े से पुलिस ने तोड़ाई की, तो अंशु गौतम ने पुलिस को सब कुछ रट्टू तोता की तरह सच सच बताया। अंशु ने बताया कि करीब 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए जो है शीतल से उसकी बातचीत हुई, मतलब संपर्क में आए एक दूसरे से। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली गई, और बातचीत धीरे धीरे इस कदर बढ़ती चली गई कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। अब आजकल के युवा प्यार करते नहीं कि जीने मरने की कस्में एक साथ खाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अंशु भी जो है कहें दिलो जान से शीतल के ऊपर फिदा था। इसी बीच शीतल की बातचीत जो है अंशु के दोस्त कुल्हड़ कट्टा के रहने वाले आशिक यादव, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, उससे होने लगी। अब अंशु गौतम कहना है कि मुझसे वो मुझसे भी बात करती थी शीतल, और इधर मेरे ही दोस्त थे जो कुल्हड़ कट्टा का रहने वाला था आशिक यादव, उसके साथ भी ये बात करती थी। अब हम दोनों को ये लगता था कि शीतल हमसे प्यार करती। इस दौरान जब उनकी दोनों की बातचीत होती है, यानी अंशुल और आशिक की बातचीत होती है, तब उन्हें यह पता चलता है कि जो अंशुल की प्रेमिका है वही आशिक यादव की प्रेमिका है। दोनों दावा करते कि यार ये तो हमारी गर्लफ्रेंड है, वो कहता है नहीं हमारी गर्लफ्रेंड है। अब ये बात जो है इन दोनों को बड़ा खल जाती है कि इन्हें लगता है
कि शीतल जो है इन्हें बेवकूफ़ बना रही है और इन्हें इनसे मतलब क्या क्या कहेंगे, एक तरीके से क्या उल्लू काटना, उल्लू बनाना, इनको उल्लू बना रही है और धोखा दे रही है। ये चीज़ जो है इनको अपमान लगा, इनको लगा कि ये उनकी बेइज्जती है और इस बेइज्जती का जो है बदला शीतल को चुकाना पड़ेगा। इस बेइज्जती का बदला जो है वो शीतल से लेंगे। लिहाजा इन दोनों ने, अंशु गौतम और आशिक यादव, जिनकी उम्र महज 19-20 साल थी, इन दोनों ने मिलकर जो है शीतल की हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद इस साजिश के तहत 13 जनवरी को अंशु गौतम और आशिक यादव ने साजिश में अपने साथी ऋषु यादव 20 साल का, ये रहने वाला था मोहान रोड, और इसके अलावा वैभव सिंह राजपूत उम्र 23 साल, ये उन्नाव के हसनगंज के गांव पुरा बरवन का रहने वाला था। इसके अलावा दीपक रावत को शामिल किया। 5 लोग टोटल शामिल हुए, जिसमें से 2 मुख्य आरोपी अंशु गौतम, आशिक यादव और 3 इसके दोस्त, कौन थे, ऋषु यादव, वैभव सिंह राजपूत और दीपक रावत। 3 दोस्त, 5 लोग टोटल इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हुए। अंशु ने प्लानिंग के तहत शीतल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया 13 तारीख को शाम के 7 बजे। 7:20 के आसपास, 7:20 नहीं, 7:10-15 पर 7 बजे ये गाड़ी लेकर अंशु के मोहल्ले के पास पहुंच जाते हैं कि रोड किनारे गाड़ी लगा देते हैं। चारों युवक जो हैं वो बताते हैं कि जो आशिक यादव था वो पीछे की सीट पर बैठा था, अंशु ड्राइवर की सीट पर बैठा था और बाकी तीनों जो दोस्त थे वो पीछे वाली सीट पर बैठे थे। रात का 7 बजे, जानते हैं अंधेरा हो जाता है जाड़े में, गाड़ी के मिरर ऐसे थे कि कुछ भी बाहर से देख पाना नहीं संभव था कि गाड़ी के अंदर कौन कौन बैठा है। 7:10-15 के आसपास जब अंशु फोन करके कहता है आओ घूमने चलते हैं, हम गाड़ी लेके आए। शीतल जो है अंशु के इरादों से अनजान थी। वो सोचती है चलो ये हमसे प्यार करता है, घूमने आया, चलो कहीं चल देते हैं। लिहाजा वो भी घर वालों से बिना कुछ बताए चुपचाप बहाने से बाहर निकल आती है। इस दौरान गाड़ी के पास पहुंचकर ये फिर फोन करती है कहाँ हो, तो अंशु बताता है कि तुम्हारे आगे जो गाड़ी सफारी खड़ी है उस गाड़ी में हम बैठे हैं, आगे वाली सीट पर आके बैठ जाओ। और इसके बाद सीसीटीवी कैमरा, जैसा कि आपने देखा, हम एक बार इधर सीसीटीवी कैमरा साइड में लगा देते हैं। ये आपको रोड पार करते हुए शीतल दिखी रही होगी और ये गाड़ी आके खड़ी हुई। इसके बाद शीतल आती है, इधर उधर देखती है। इस दौरान कई बार वो जिस रास्ते से आई थी उसमें पीछे भी वो पलट पलट कर देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा जान पहचान का आदमी आए जो उसे देख ले। लेकिन जब देखती है कोई नहीं आ रहा तो जाके वो आगे वाली सीट पर बेफिक्र होकर बैठ जाती है। इस दौरान हम ये मान सकते हैं कि शायद उसे नहीं पता हो कि पीछे भी लोग बैठे, क्योंकि एक साथ 5 लड़कों को अगर कोई भी एक गाड़ी में लड़की देखेगी तो शायद ही या तो वो ये हो कि पांचों की बहन हो तभी बैठ सकती है, वरना कोई भी लड़की इस कंडीशन में जहां 5 लड़के एक गाड़ी में बैठे हो बैठने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन अंशु ने माफ करना शीतल ने शायद जल्दबाजी में ये देखा नहीं कि गाड़ी में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, वो गाड़ी के आगे की सीट पर बैठ गई। उसके बाद उसने जैसे ही दरवाजा लगाया, सफारी गाड़ी है, ऑटो लॉक सिस्टम होता है, ड्राइवर की सीट पर एक बटन होता है, अगर वो बटन क्लिक कर देगा खट से गाड़ी लॉक हो जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही शीतल बैठती है, पीछे से जो आशिक यादव था, जो दूसरे नंबर का आशिक था, वो शीतल को दबोच लेता है। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी के दरवाजे लॉक होते हैं, गाड़ी चल देती है और बताते हैं कि आशिक जो है शीतल को बुरी तरीके से पीटता है। इसके बाद जो है वैभव और ऋषु ने शीतल के हाथ पैर पकड़ लिए और अंशु गौतम ने शीतल की गला दबाकर बेदर्दी से हत्या कर दी। यहां पर ही इन 5 की दरिंदगी रुकती नहीं। इनको यहां पर भी नहीं कि चलो मर गई छोड़ दो फेंक दे खत्म। इसके बाद ये अपने आप को बचाने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं। प्लान ये कि अगर शीतल की हत्या कुछ इस तरह से हो जाए जिससे ये एक अनहोनी लगे, यानी ऐसा लगे कि शीतल ने खुद ही किया, तो हम सब बच भी जाएंगे और शीतल से अपना बदला भी पूरा हो जाएगा। लिहाजा इन सब ने घटना के सबूत मिटाने की कोशिश की। हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए इन्होंने एक खुदकुशी वाला लेटर भी लिखा। 100 को इसके बाद ये लाश को लेकर जो है सरोजनी नगर के पिपरसंड रेलवे ट्रैक पर गए। यहां पर उन्होंने लाश को सीधे सीधे पटरी पर लेटा दिया, गर्दन रखी पटरी के ऊपर।
इसके बाद ये वहीं पर किनारे खड़े होकर इंतजार करने लगे, किसका? ट्रेन का आने का। और जैसे ही ट्रेन आई, एक ही झटके में शीतल का सिर जो है उसके धड़ से अलग हो गया। इसके बाद इनका काम हो चुका था। किसी को हत्या का सबूत मिलने की संभावना नहीं थी, क्योंकि लाश के चीथड़े उड़ चुके थे और यहां से फिर ये अपने अपने जगहों पर निकल जाते हैं। वहीं 16 तारीख को 2-3 दिन बाद जब परिजन लाश की बात की सूचना तो पुलिस को मिल जाती है, लेकिन पुलिस को किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिल पाती, लिहाजा पुलिस जो है लाश को लावारिस हालत में मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। 16 तारीख को जब बताते हैं कि परिजन, शीतल के परिजन पुलिस में शिकायत दर्ज करने जाते हैं, तब पुलिस जो है वो इनको दिखाती है कि हमें एक लड़की की लाश मिली थी, यहाँ से मिली थी, जो इसके पास से चीज़ें मिली, जो कपड़े थे उससे पहचान करते तो कहते हाँ ये हमारी बेटी की ही लाश है। और इसके बाद फिर सीसीटीवी पड़ताल होती है, जो परिजन थे उनकी शिकायत पे आधार पर अंशु तक पुलिस पहुंचती है। सीसीटीवी में जो गाड़ी दिखती है उसके नंबर को तलाशते हुए बाकी सब अपराधियों को ढूंढ निकालती है और फिर इस कहें सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस खुलासा करती है और इन सब को जो है गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा। सिर्फ शीतल 16 साल की। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो आजकल हर बच्चा चलाता है, छोटे से कहें बच्चा चलाना शुरू कर देता है। और क्या कर रहा है आजकल पेरेंट्स भी, चूंकि बच्चा जहां थोड़ा सा हुआ, अच्छा लो बेटा मोबाइल दे दिया, 10वीं में पहुंचे नहीं, लो बेटा मोबाइल चलाओ, क्योंकि कॉमन हो गया है। जैसे ही बच्चा भी जिद करता है, पेरेंट्स कहते हैं हाँ ठीक है ले लो, या क्या करेगा। लेकिन हम नहीं जानते कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आजकल ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर एक से एक अनजान शख्स ऐसे लोग बैठे हैं जो आपसे, आपके बच्चों से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि ये जो उम्र होती है 13 साल से 18-19 साल के बीच, ये कहते हैं बच्चा प्रोग्रेस हो रहा है, उसको विचार जो होते हैं, विचारों में क्रांति होती है, दुनिया से बगावत करने की बात होती है, अपने फैसला लेने की जिद होती है कि हम जो लेंगे फैसला वही सही होगा। ठीक। दूसरी बात, दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है अपोजिट सेक्स की तरफ। ठीक ना, लड़का है तो लड़की से बात करना पसंद करता है, उसको लगता है यार कोई हमारी दोस्त हो। आजकल तो वैसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड बन चुका है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। पढ़ाई से ज़्यादा इस चीज़ पे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रहने लगता है। अब यही हुआ, इंस्टाग्राम जो है शीतल चलाती थी, उधर अंशु गौतम भी इंस्टाग्राम चलाते थे, लखनऊ के ही दोनों रहने वाले थे। दोनों के इसी बीच में जो इंस्टाग्राम के जरिए पता नहीं कैसे संपर्क हो जाता है, दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत में इंस्टाग्राम के जरिए पहले बातचीत शुरू होती है, फिर धीरे से दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करने लगते हैं। घर वाले, पिता जो है कमाने खाने में बिजी हैं, माँ भी जो है, इनका जो शीतल का परिवार है कोई बहुत समृद्ध परिवार नहीं है, बहुत ही मतलब कहें गरीब परिवार टाइप का है, रोज़ खाना रोज़ कमाना टाइप वाली हैसियत है। मतलब ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई बहुत अच्छा कंडीशन में परिवार नहीं था। ऐसे में बच्चों पर नज़र रखना और मुश्किल हो जाता है जब यहाँ पर हो कि रोज़ कमाने के लिए पहले सोचना है। तो पेरेंट्स जो हैं इसी बिजी रहते हैं कि कमाई का जरिया देखा जाए। यहाँ पर जो है शीतल की जब इससे बातचीत होने लगती है, धीरे धीरे बातचीत उसको अच्छी लगती है, दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। इसी दौरान जो है अब पता नहीं कैसे उसी अंशु गौतम का दोस्त है आशिक यादव, वो भी, उसकी भी शीतल से बातचीत होने लगती है। अब किस स्तर की बातचीत होने लगती है कि अंशु गौतम जो है शीतल को अपनी प्रेमिका मानता था, वहीं आशिक यादव भी शीतल को अपनी प्रेमिका मानता था। यानी एक तरीके से कहें दोनों की बातचीत का कुछ तरीका ऐसा होगा ना कि दोनों तभी समझ रहे होंगे कि यार ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरी प्रेमिका है। दोनों को जब चूंकि दोनों दोस्त थे, दोनों को आपस में बातचीत जिस दिन हुई होगी तो आपस में लड़के तो बात बताते हैं ना कि यार देखो यार हमारी गर्लफ्रेंड है, कैसी है, फलाना ठिकाना। शायद दोनों के बीच बातचीत हुई। जब दोनों को ये पता चला कि दोनों की प्रेमिका एक ही है, तब दोनों को लगा कि ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जलन एक तरीके से कहें महसूस होना, या फिर सबसे बड़ी बात 19-20 साल के लड़के जो हैं ये चीज़ों को दिल पर बहुत जल्दी ले लेते हैं। अंशु गौतम की भी उम्र जो है 20 साल के आसपास थी, आशिक यादव की भी उम्र जो थी 20 साल के आसपास थी। जवान खून जल्दी खोलता है, जल्दी इनमें धोखे लगता है कि यार हमको धोखा दिया जा रहा है, हमको बेवकूफ़ ये समझ रही है, हमको उल्लू बना, अब इसको हम सबक सिखाएंगे। यही पर यहाँ पर हुआ। इन दोनों को जब ये लगा कि शीतल उनके साथ ऐसा धोखा कर रही है, उनका एक तरीके से कहें मजाक उड़ा रही है कि देखो तुम दोनों लड़कों को हम बेवकूफ़ बना रहे, तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ।
इनके मन में था कि हम सबक सिखाएंगे। अब पता नहीं शायद ये हत्या का सोच लिया या फिर इन्हें यह था कि इसको सबक सिखाना है, क्योंकि शायद हो सकता है कि दोनों सच में इससे सच्चा प्यार करने लगे थे। सच्चा क्या मतलब, ऐसा नहीं होता 20 साल की उम्र में तो हर प्यार सच्चा ही लगता है। तो इन लोगों को लगा कि अब इसके बिना कुछ नहीं। इस वजह से जब इसका राज खुलता है तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर ये होता है कि अब इसे सबक सिखाना है, ना ये मेरी ना ये तुम्हारी, अब ये किसी की नहीं रहेगी और ना ही हम इसको इस हालत में छोड़ेंगे कि ये किसी और से बात करे। इस बदले की भावना से इन दोनों ने, अंशु और आशिक ने, यही दोनों मुख्य आरोपी, इन्होंने ही पूरी साजिश रची। इसमें इन्होंने अपने 3 दोस्तों को शामिल किया। अब ये गाड़ी किसकी है सफारी, ये बात अभी पुलिस जांच पड़ताल पूरा खुलासा नहीं किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद हो तो पता चले। बहरहाल ये गाड़ी भी इन्हीं में से किसी एक की थी। 5 दोस्त मिलते हैं, 5 को प्लानिंग के तहत होता ही भाई, 5 को पता था कि हाँ आज क्या होने वाला है। वो 3 लोग भी पता नहीं किस शर्त में, क्या ऐसी गहरी दोस्ती थी कि हत्या जैसे पाप में इनके साथ शामिल हो गए, या फिर हो सकता हो पेशेवर अपराधी ही हो जो उन्हें नहीं इतना फर्क पड़ रहा था कि कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए। प्लानिंग के तहत 7 बजे आप सीसीटीवी कैमरे में ऊपर टाइमर देखो, 7 बजकर हम अगर वीडियो में फिर से आते हैं, 7 बजकर देखते हैं 3 मिनट पर यह गाड़ी आके खड़ी होती है। इसके बाद गाड़ी में आगे बैठा जो शायद सफेद रंग के शर्ट पहने हुआ युवक था, वो आशिक यादव था, वो बाहर निकलता है और पीछे की सीट पर बैठ जाता है। आगे की सीट को खाली रखा जाता है और ड्राइव जो है शायद अंशु गौतम कर रहा था। पीछे बाकी लड़के भी बैठे थे और एक लड़का बीच वाली सीट पर भी था, कोई था। कहते हैं जैसे ही जो शीतल है, आप देखोगे 7 बजकर 4-5 मिनट तक ये सब इधर उधर करते रहे। इस दौरान अंशु ने शीतल को फोन किया कि हम गाड़ी लेकर आए, आ जाओ और घूमने चलते हैं। अंशु के इरादों से जो शीतल है वो बिल्कुल अनजान थी, ना ही उसकी नज़र जो है गाड़ी की, जिस तरह से रात में वैसे भी शीशों के अंदर झांक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सफारी गाड़ी है, ऐसा दिख भी रहा है कि आप देखो ब्लैक शीशे हैं, अंदर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है इस बात की जानकारी सीसीटीवी से तो नहीं दिख पड़ी। अब पास से दिखने पर दिखता हो कि नहीं हो। 7 बजकर 18 मिनट पर जो है शीतल दिखी आई। इसके बाद ये इधर उधर देख रही है, फोन मिला रही है। फोन मिलते हुए उसे मैसेज या पढ़ती है तो अब पीछे मुड़ते हुए देखते हुए सीधे गाड़ी के आगे पास चली जाती है। इस दौरान उसने बीच का दरवाजा नहीं खोला, पीछे का नहीं देखा, सीधे आगे वाली गाड़ी जाके सीट पर जाकर बैठ जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। अभी 7:19 का समय था, तब तक गाड़ी यहीं पर थी और इसके बाद गाड़ी यहां से चल देती। अब जब अंदर बैठ गई होगी, जब तक इसे शीतल को समझ में आया होगा कि पीछे भी लड़के बैठे हैं, ये कुछ जब तक गाड़ी चल चुकी थी, कुछ ये चीखने की सोची होगी, तब तक किसी ने मुंह दबा लिया होगा। 5 लड़के थे, एक ही तो ड्राइव कर रहा होगा, 4 तो पूरी तरह से खुले होंगे। और जैसे ही उन्होंने इसे दबोचा, इसके बाद बताते हैं आशिक यादव ने पहले इसे बुरी तरीके से मारा, क्योंकि उसको खुन्नस ज़्यादा थी कि हमारे दोस्त के साथ होते हुए भी हमको ये क्यों इस तरह से बेवकूफ़ बनाया। फिर बाकी सब ने मिलकर हाथ पैर पकड़े और अंशु गौतम ने जो बताते हैं गला दबाकर हत्या की। अभी पुलिस की जांच में ये है, हत्या की, फिर अपनी हत्या। ये जो आप टी शर्ट में देख रहे हैं, ग्रीन कलर की सीट सबसे इधर राइट में है, ये अंशु गौतम है। और इसके बाद एक ब्लैक टी शर्ट में जो इधर साइड एकदम किनारे, एक इस किनारे टी शर्ट पहने हुए है वो अंशु गौतम है, और जो इस किनारे आदमी लड़का है वो आशिक यादव है। बीच में ये दोनों जो हैं ये इनके दोस्त हैं। अभी एक दीपक रावत करके जो है वो फरार चल रहा है, पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है। अब ये पता नहीं क्यों जो है रिंशु यादव, वैभव सिंह जो है, ये क्यों इसके हत्याकांड में शामिल हुए, क्या लालच था, या क्या शातिर अपराधी हैं, या इनको इसमें कुछ इन्होंने लालच दिया कि तुम्हारी मदद करो फिर हम तुमको पैसा ऐसा देंगे। क्यों कोई भला जब जिसको ये पता चल जाए कि इस तरह से कांड करने जा रहे हैं तो आखिर वो क्यों इनके साथ शामिल हुआ, पता नहीं क्यों, कैसे मान गए। आजकल की दोस्ती क्या इस तरह से है कि कहते थे कि अच्छा दोस्त वही होता है जब कोई दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे समझाए, लेकिन ये ऐसे दोस्त हैं कि दोस्त गलत काम करने जा रहा है उसको समझाने के बजाय उसके साथ हो लिया और अपनी भी जिंदगी अब इन सब ने नरक बना ली।
इनके घर वाले रो रहे होंगे, इनके घर वाले माथा अपना पीट रहे होंगे कि हमारी ऐसी औलाद है जिसने एक लड़की के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अरे अगर वो किसी दो दो लड़कों से बात कर रही थी, मान लो तुमको लगता था, ठीक है, तो तुम मत करते बात, तुम छोड़ देते। तुमको ईमानदार लड़की चाहिए तो किसी और से दोस्ती कर लेते, किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते। किसी की हत्या करने से तुम्हें क्या मिल गया? बदला पूरा हो गया, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे लिए रो रहे हैं। और जेल अभी गए नहीं, जब जेल के अंदर जाएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि नरक क्या होता है। इनको लग रहा होगा अरे क्या होगा, ज्यादा तो जेल ही होगा। माँ बाप वाकई में रो रहे होंगे, वो छुड़वाएंगे, जमीन जायदाद भले बिक जाए लेकिन इनको छुड़वाने के लिए सब कुछ अपना लगा देंगे। हो सकता है कि लड़की के घर वालों से ही संपर्क कर ले, उनको लालच दे दे कि भैया ऐसा ले लो, पैसा ले लो, 20 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, चाहे अपना घर बेचना पड़ जाए, लेकिन बेटा जिसको होगा जवान बेटा है, छुड़ाने के लिए सब कुछ लगा देंगे। और कहो उसको लालच देकर, भाई आजकल तो कहें सब कुछ पैसे पे आकर सब चीज सेटल हो जाती हैं, और अपने यहाँ तो वैसे भी न्याय मिलने में सालों गुजर जाते हैं। कि ये सोचे कि कल इनको फांसी हो जाए तो होने वाली नहीं, 10-10, 15, 20-20 साल लग जाएंगे, सिर्फ पेशी होती रहेगी, सजा कभी सुनाई जाए, कब पता नहीं सुनाई जाए, पता नहीं। बहरहाल इनके माँ बाप, इनसे ज़्यादा इनके माँ बाप शर्मिंदा होंगे जब इनके मोहल्ले में इनकी खबर फैली होगी कि इनका बेटे ने ये कांड किए। माँ बाप अपना माथा पीट रहे होंगे कि जवान बेटा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों का आप मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल को चेक करने का अधिकार हमेशा अपने पास रखिए। और खासकर उन बच्चों का ज़रूर जो ये 9वीं 10वीं के बाद पहुंचने वाले होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, किससे बात कर रहे हैं, ये जानने का आपको हक है, क्योंकि उन्हें अभी इतनी समझ नहीं है कि कौन आदमी अच्छा है, कौन बुरा है। ठीक है, तो आपके बच्चे जवानी में हैं, इस समय उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करती है। उनको प्यार भी होगा तो एकदम ऐसा होगा कि, और कहते नहीं ना वो खून से लेटर लिखने वाले, लव लेटर लिखते हैं, उसी हिसाब से होते हैं। उन्हें अभी ज़िंदगी का अनुभव नहीं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी है। ये तो अभी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपके पैसे, आप पैसा दे रहे हो, उनको सब कुछ मिल रहा है, उनको लग रहा है सब लाइफ तो बहुत आसान है। और उनके पास जब इस उम्र में होते हैं तो बागी तेवर होते हैं, उनको लगता है हम फैसला ले रहे हैं, हमारे लिए ये लड़की बहुत अच्छी। उनको नहीं समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको सब कुछ ठीक लगता है जो फैसला लेते हैं। जब जिंदगी ठोकरें देती है तब उन्हें समझ में आता है कि यार ये तो हमने गड़बड़ कर दी। अब जैसे इन लड़कों ने किया, जोश जोश में कर दिया, लेकिन जब जेल में जाएंगे, जेल की जिंदगी देखेंगे ना, तब इनको लगेगा कि क्या कर दिया। और तब ये अपने माँ बाप के सामने, जब इनके माँ बाप जेल में मिल जाएंगे ना, पैर पकड़ के भीख मांगेंगे, पापा बचा लो हमको, बाहर निकलवा लो, कैसे भी करके बाहर निकलवा लो। बता रहा हूँ, तब इनका सारा ये प्यार ना हवा हो जाएगा। तब इनको लगेगा अरे भैया यहाँ नहीं रह पाएंगे हम। जेल का खाना खाना, वहाँ रहना, वहाँ लोगों जो एक से एक सातिर अपराधी, जिनका काम ही यही है रोज लोगों को मारना पीटना। और ये जब सब स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के, जो माँ कह दिया आज नमक कम है, हम नहीं खाना खाएंगे, दूसरा बनाइए। माँ बाप बेचारे लगे हुए हैं कि यार बेटवा पसंद, भूखा ना सोए, ला यार कुछ कर ले। वहाँ पर कैसा खाना मिलेगा तब पता चलेगा इनको कि क्या ज़िंदगी होती है। सारी आशिकी 1 मिनट में, 1 हफ्ते नहीं गुजरेगा, इनकी आशिकी बाहर निकल आएगी। माँ बाप के सामने भीख मांगते घूमेंगे कि हमको कुछ भी कर दो, हमको बाहर निकलवा लो यहाँ से, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब क्या करें, अब जो हो गया तो हो गया। माँ बाप लगे होंगे, इनके बच्चे माँ बाप लगे होंगे कि हमारे बेटवा कैसे बाहर आ जाए, लेकिन जो किया है उसकी तो सजा मिलेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और देखें कि ज़माना कैसा हो रहा है। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को इस ज़माने में बचा के रख पाना। नमस्कार।